हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एकदंत एनवायरनमेंट एजुकेशन में, जहां हम आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे रिलेटेड टू द सब्जेक्ट एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग, एयर पोल्यूशन कंट्रोल इंजीनियरिंग, वेस्ट वाटर सप्लाई, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। और यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर किया जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम डैट बहुत ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक्स ही लिए जाएंगे, ना कि आपका समय ज़्यादा बर्बाद करने वाला टॉपिक्स रहे। ओके। एंड जितने भी टॉपिक्स कवर किए जाएंगे वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आइए कंटिन्यू करते हैं आगे। Today's topic is related to the air pollution and it will be very much useful for your GATE examinations and RSPCB. And the lecture is totally based on your syllabus, the topics that are mentioned in your syllabus. And if you are new to this channel, please like and subscribe the channel for the more updates, and please support friends. Very less subscriptions is there, and your subscription will only going to help me a lot and motivate me a lot. So please subscribe the channel for your good and for my betterment. Thank you so much. So let's move ahead in the lecture. डिज़ाइन ऑफ एयर पोल्यूशन कंट्रोल एंड इक्विपमेंट्स। सो आज हम बात करेंगे डिज़ाइन ऑफ एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स के बारे में। जो भी पॉल्यूटेंट्स के वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है, उस एयर पॉल्यूटेंट्स को कंट्रोल करने के लिए कौन से इक्विपमेंट्स डिज़ाइन है, उसके डिज़ाइंस के बारे में हम बात करेंगे। तो एक एक करके हम सभी इक्विपमेंट्स के डिज़ाइंस का डिस्कशन करेंगे एंड आगे बढ़ते हैं। तो एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स हम बात करेंगे रिलेटेड टू द पर्टिकुलेट मैटर pollutant and the gaseous pollutants. What are the equipments that are basically used to control the particulate matters and the gaseous pollutants in the industries? So the control equipments for the particulate matter, especially अभी हम शुरुआत करेंगे particulate matter से, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कंट्रोल इक्विपमेंट्स यूज होता है पर्टिकुलेट मैटर को कंट्रोल करने के लिए, उसमें से हैं ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर, साइक्लोन सेपरेटर, फिल्टर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, वेट स्क्रबर। तो ये सभी इक्विपमेंट्स के बारे में हम बहुत ही डिटेल में जानेंगे कि इक्विपमेंट्स कैसे वर्क करता है, प्रिंसिपल क्या है, एंड हाउ दे आर वेरी मच यूजफुल टू कंट्रोल दी पॉल्यूटेंट्स. Apart from that, advantage, disadvantage and what will be the design criteria of each and every equipments, ये सभी फैक्टर्स हम देखेंगे इस आने वाले सभी लेक्चर्स के अंदर। आज का जो लेक्चर होगा वो बेस्ड होगा टोटली ऑन ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर्स। नाउ ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर्स क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या है, क्या हम एजम्पशंस एज्यूम करते हैं टू डिज़ाइन द ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर्स, ये सब आज हम इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे। नाउ इंट्रोडक्शन। Gravity settling chamber is the one of the device that is particularly used to control the particulate emissions. Particulate emissions को कंट्रोल करने के लिए इस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। इस डिवाइस के अंदर, इस इक्विपमेंट्स के अंदर एक एक्सपांशन चैम्बर होता है, जहाँ पर आपका जो गैस है, जो डस्ट लेडन गैस है, पर्टिकुलेट लेडन गैस है, उस गैस को उस एक्सपांशन चैम्बर के अंदर भेजा जाता है, जिसकी एक पर्टिकुलर उस गैस की एक वेलोसिटी होती है, जो उस वेलोसिटी से वो एंटर होता है चैम्बर के अंदर, और कुछ समय के बाद जैसे ही वो चैम्बर के अंदर एंटर हो जाता है, ड्यू टू द एक्सपांशन इट्स वेलोसिटी गेट रिड्यूस, उसकी वेलोसिटी रिड्यूस हो जाती है। एंड बिकॉज ऑफ दैट रिडक्शन इन द वेलोसिटी ऑफ द गैस, द पार्टिकल्स दैट आर present into the gas or the stream of gas that comes under the action of the gravity and it's get settled down. तो ये बेसिक फंडा होता है कि किस तरीके से वर्क करता है। तो आइए देखते हैं। it is the device used to control the particulate emissions. There is a expansion chamber in which the gas velocity is reduced and thus allowing the particles to settle down under the action of gravity. The primary feature of this device is that the external forces that are used for the separation of particles or the particulate matters from the gas stream is provided free by the nature. Okay, यहाँ कोई हम बहुत ही
ऐसा अरेंजमेंट नहीं करते या किसी एक ऐसे फोर्स का या पावर का इस्तेमाल नहीं करते ताकि हम उसको एक सेपरेट कर पाए। बहुत ही फ्रीली एंड नेचुरली अवेलेबल एक्शन है, फोर्स ऑफ एक्शन है, जिसे हम ग्रेविटी भी बोलते हैं। उस ग्रेविटी की मदद से हम पर्टिकुलर मैटर को पर्टिकुलर गैस स्ट्रीम के अंदर से हम उसको रिमूव करते हैं और हम एक प्योर गैस को आउटलेट पे पाते हैं, ठीक है ना। It is generally limited to the removal of the larger sized particle for the particle size diameter 40 to 60 mm. The settling chambers have also been used to study the flow of the particles in the gas stream. Settling chambers का हम इस स्टडी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है कि जो पार्टिकल्स उस गैस स्ट्रीम के अंदर प्रेजेंट हैं उसका फ्लो क्या होगा, उसका पैटर्न क्या होगा, उस पैटर्न को जानने के लिए भी ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर का मदद लिया जाता है। द सेटलिंग चैम्बर्स आर यूज्ड एज अ प्री क्लीनर और द पोस्ट क्लीनर फॉर द अदर पर्टिकुलेट कंट्रोल डिवाइसेस। तो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ के अंदर आप देखेंगे कि जो ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर्स होता है उसको प्री क्लीनर या तो पोस्ट क्लीनर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और ज़्यादातर ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर्स साइक्लोन, ईएसपी, स्क्रबर या बैक फिल्टर्स के पहले ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर से पास करके उसको क्लीन करके फिर जाके हम दूसरे इक्विपमेंट्स में भेजते हैं, या तो फिर दूसरे इक्विपमेंट से ट्रीट किया हुआ जो गैस स्ट्रीम होगा उस गैस स्ट्रीम को हम पोस्ट क्लीनर के रूप में ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर के अंदर भेजते हैं और फिर उसको 100% प्योर करके, 100% तो नहीं कह सकते बट इन केस इसमें ऐसा हो सकता है कि अबाउट 90% के अराउंड एफिशिएंसी मिल जाती है। ओके, सो इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ प्री क्लीनर एंड पोस्ट क्लीनर फॉर द अदर पर्टिकुलेट कंट्रोल डिवाइसेस। They are basically two types of dry gravity settlers, a simple expansion chamber and the multi-tray settling chambers. तो अब हम आगे वाले अपकमिंग स्लाइड्स में देखेंगे कि किस किस टाइप के ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर्स हैं। The very first one is the horizontal flow gravity settling chamber. The name itself suggests that the flow is horizontal inside the gravity settling chamber. So here you can see that this is दी इनलेट एंट्री। यहाँ से आपकी एंट्री होगी, यहाँ से आपका एग्जिट होगा और जो भी गैस स्ट्रीम यहाँ से पास हो रहा है इनलेट टू आउटलेट के फेज के बीच में, ये आपका एक्सपांशन चैम्बर है। दिस इज योर एक्सपांशन चैम्बर। ओके, सो द पार्टिकल लेडन गैस इनलेट, जो पार्टिकल लेडन गैस इनलेट होगा जिसके अंदर बहुत सारे पर्टिकुलेट मैटर्स होंगे, वो गैस स्ट्रीम क्या होगा, यहाँ से इन होगा। इन होते ही क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर जोन दिख रहा है आपको यहाँ से यहाँ तक, है ना, ये इसका एक्सपांशन जोन है। इस जोन के अंदर क्या हो रहा है, गैस एक्सपांड हो रहा है, उसकी वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है एंड बिकॉज इन द रिडक्शन ऑफ द गैस स्ट्रीम जो पार्टिकल्स गैस स्ट्रीम में प्रेजेंट हैं वो क्या होगा, धीमे धीमे वो मूव जैसे ही करना जाएगा वो उसकी वेलोसिटी को लूज करता जाएगा और वो अल्टीमेटली क्या करेगा, नीचे जाके कलेक्ट हो जाएगा। तो एट द बॉटम यू कैन सी देर आर 3 डस्ट कलेक्शन हॉपर्स। कितने हॉपर्स हैं टोटल, 3 हॉपर्स हैं एट द बॉटम। ओके, सो जो भी पर्टिकुलेट मैटर या जो पार्टिकल्स कलेक्ट होंगे वो हॉपर्स के अंदर कलेक्ट होंगे और यहाँ से हम फिर उसको डिस्पोजल के लिए भेज देते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो कि ग्रेविटी फ्लो सेटलिंग चैम्बर्स के अंदर बेसिकली इनलेट होता है, आउटलेट होता है। ये एक एक्सपांशन चैम्बर है। ओके, यहाँ पर एक्सपांशन होता है, यहाँ इनलेट होते ही एक्सपांशन शुरू होता है जहाँ पर उसकी जो गैस स्ट्रीम की वेलोसिटी है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है और नीचे का जो पोर्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर ये है आपका डस्ट कलेक्शन हॉपर। ओके, सो लाइक दिस इज द डायग्राम ऑफ द हॉरिजॉन्टल फ्लो ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर। नेक्स्ट, now what are the units it is constructed from and how it is going to work. So let's see. The unit is constructed in the form of a horizontal box with an inlet, outlet and a dust collection hopper. The unit is primarily depends on the gravity for the collection of the particles. Okay, gravity settling chambers किस पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी के ऊपर। 1 मार्क क्वेश्चंस। The gravity is used to collect
the particulate matter into the dust collection hoppers. Okay, friend. The particle laden gas stream enters the unit as a gas inlet. The gas stream enters the expansion section of the duct. Expansion of the gas stream causes the gas velocity to reduce, and after the reduction of the gas stream, the particles from the gas streams are subjected to the force of gravity. ग्रेविटी के अंडर आ जाती है, और जैसे ही ग्रेविटी के एक्शन में आता है वो तुरंत ही उसकी वेलोसिटी क्या करके रिड्यूस करके वो तुरंत ड्रॉप होना शुरू हो जाता है डस्ट कलेक्शन के अंदर. एट रिड्यूस्ड गैस वेलोसिटी अब गैस वेलोसिटी का रिड्यूस होता है तो उसका रेंज 1 to 10 फीट पर सेकेंड हो जाता है. ठीक है ना. अगर आप उसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका टोटल 3 मीटर पर सेकेंड. ओके, बहुत ही बड़ा साइज का होता है ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर्स. द लार्ज पार्टिकल्स आर एक्टेड ऑन प्रिफरेंशियली बाय द ग्रेविटी एंड फॉल इनटू द डस्ट हॉपर. Theoretical, the settling chamber of infinite length could collect even thus very small particles. देखिए, जो ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर्स होता है ना, उसकी सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी अगर हम इंक्रीज करना चाहेंगे तो आपको एक्सपांशन चैम्बर का जो लेंथ है, जैसे ही आप लेंथ को एक्सपांड करेंगे, लेंथ को इंक्रीज करेंगे, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी. बिकॉज एक्सपांशन चैम्बर के अंदर आपको पता है कि जो गैस स्ट्रीम होता है उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, और जैसे ही वो वेलोसिटी उसकी कम हो जाए तो इनलेट से आउटलेट तक के बीच के डिस्टेंस को कवर करने में उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, और जब तक वो आउटलेट तक पहुंच पाएगा पार्टिकल्स, तब तक उसकी सारी वेलोसिटीज़ क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और वो ग्रेविटी के मदद से क्या हो जाएगा, डस्ट कलेक्शन हॉपर में वो गिर जाएगा. ठीक है ना. तो ये एक ज़्यादातर बेसिक फंडा ये इस्तेमाल किया जाता है ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर्स को डिज़ाइन करने के अंदर. नेक्स्ट, द इफेक्टिव सेटलिंग रेट ऑफ द डस्ट इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग द गैस टर्बुलेंस. द वेलोसिटी ऑफ द गैस स्ट्रीम इन द सेटलिंग चैम्बर इज नॉर्मली केप्ट एज लो एज पॉसिबल. देखिए, ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर के अंदर ऐसा होता है कि गैस स्ट्रीम ज़्यादा स्पीड में भी हम नहीं भेज सकते. अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड रहता है उसका, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि शॉर्ट सर्किट होगा. शॉर्ट सर्किट मीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी में शॉर्ट सर्किट होता है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ. शॉर्ट सर्किटिंग मीन्स जो आपका पार्टिकल्स गैस स्ट्रीम के अंदर प्रेजेंट है वो जिस स्पीड से एंटर कर रहा है वो वैसे ही स्पीड से क्या करेगा, आउटलेट से बाहर निकल जाएगा, और वो ग्रेविटी के एक्शन में नहीं आ पाएगा, ना ही कोई टाइप का एक्सपांशन हो पाएगा, और उसकी वेलोसिटी रिड्यूस होगी. तो ज़्यादा वेलोसिटी होने की वजह से क्या होगा कि जो पार्टिकल्स है वो एक्सपांशन चैम्बर में आते ही वो उसकी वेलोसिटी लो भी होगी, तो वो इतना लो नहीं हो पाएगा कि वो एट द एंड आउटलेट तक पहुंचते पहुंचते वो ग्रेविटी के एक्शन में आके नीचे गिर जाए, वो सीधा ही बाहर निकल जाएगा. तो उसको हम शॉर्ट सर्किटिंग बोलते हैं. तो ये होने के चांसेस ज़्यादा होता है. इफ़ अगर आपने गैस वेलोसिटी जो है, गैस स्ट्रीम की जो वेलोसिटी है, अगर बहुत ही लो रखा, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि आपके इनलेट के अंदर सभी गैस आने शुरू हो जाएंगे, और एक्सपांशन चैम्बर में क्या हो जाएगा, उसका लोड बढ़ जाएगा. अगर एक्सपांशन चैम्बर में गैस का लोड बढ़ भी गया तो उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, घट जाएगी. सो ज़्यादा आपकी जो गैस स्ट्रीम इनलेट में से अंदर घुस रही है एक्सपांशन चैम्बर में, उसका वेलोसिटी ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ही ज़्यादा लो होना चाहिए. सो द रेंज इज मैंशन दैट द गैस वेलोसिटी शुड हैव द रेंज ऑफ 1 to 10 फीट पर सेकेंड्स. ओके फ्रेंड्स. नेक्स्ट, for the practical purpose, the velocity must not be so high that the settled particles are re-entertained or so low that the chamber volume becomes excessive. ठीक है ना. ओके, जो मैंने भी आपको समझाया वही चीज़ लिखा है. Dust built up will vary depending on the concentration level of the particulate matter in the gas stream. देखिए, आपका जो हॉपर के अंदर जो भी डस्ट कलेक्ट हो रहा है वो डिपेंड करता है कि आपकी जो गैस स्ट्रीम है जो इनलेट में हो रही है उसके अंदर कौन से या कितने कंसंट्रेशन में पर्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट है. अगर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होंगे तो आपका डस्ट कलेक्शन जो है, डस्ट बिल्टअप है जो हॉपर के अंदर हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा होगा, है ना. So, depending upon the concentration level of the particulate matter in the gas stream, the dust buildup can vary accordingly. Okay,
especially in the case of the heavy concentration of the particulate greater than 60 mm in diameter, the efficiency get increases and we get the huge quantity of dust in the dust collection hopper. Okay, next. The physical description of the gravity settlers includes the length, width, height, number of cells, if applicable, and ancillary equipments like inlet, outlet ducts, cleaning mechanisms, hoppers and etc. ठीक है ना, जैसे कि आपने देखा यहाँ पर डिज़ाइन के अंदर ये जो पार्ट दिख रहा है आपको इनलेट है, वो इनलेट की हाइट, विड्थ, अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन करें तो क्रॉस सेक्शन में ये जो बॉक्स बन रहा है ना, इनलेट का जो क्रॉस सेक्शन है, दिस इज़ योर हाइट, दिस इज़ योर विड्थ. ओके, सो दिस क्रॉस सेक्शन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने गैस को आप इन करवा रहे हो. जैसे ही वो इन हो रहा है ना, इस इनलेट से फिर आ जाता है आपका एक्सपांशन सेक्शन. अब जैसे ही एक्सपांशन सेक्शन में क्या आएगा तो क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा लाइक दिस. ओके, जैसे ही ये इंक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी. क्यों? क्योंकि जो गैस स्ट्रीम है वो रिड्यूस हो जाएगा, है ना. गैस स्ट्रीम की जो वेलोसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी और इनलेट से एक्सपांशन तक जाते जाते वो क्या हो जाएगी, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी. ठीक है, सो दिस थिंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. अपार्ट फ्रॉम डैट, ये जो चैम्बर का लेंथ होता है, ये जो चैम्बर का लेंथ होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर की एफिशिएंसी को बढ़ाने में. जितना लेंथ आपका ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एफिशिएंसी ये चैम्बर्स दे पाएंगे. ठीक है, सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग while designing the gravity settling chamber of horizontal flow type. Next, this is the second one, that is the Howard settling chamber. यहाँ देख सकते हैं हावर्ड सेटलिंग चैम्बर्स के अंदर क्या है, ये जो पोर्शन दिख रहा है ये आपका इनलेट है, यहाँ से इन हो रहा है, यहाँ से आउट हो रहा है. ये आपका एक्सपांशन चैम्बर है, यहाँ से यहाँ तक जो है वो आपका एक्सपांशन चैम्बर है ऑफ लेंथ L. ओके, हियर यू कैन सी दैट the gas stream is going inside and from here it is passing through the trays. यहाँ पर कुछ ट्रे अरेंजमेंट किया गया है, ट्रे 1, ट्रे 2 एंड ट्रे 3. 3 से 4 ट्रे का अरेंजमेंट किया गया है इस पिक्चर के अंदर देख रहे हो. लेकिन जनरली क्या होता है, ज़्यादा ट्रेस प्रोवाइड की जाती है. अब आपका जो डस्ट लेडन गैस है वो जैसे देख रहे हो यहाँ पर बहुत सारे डस्ट लेडन है यहाँ पर, है ना. वो डस्ट लेडन गैस जब भी इस ट्रे के आजू बाजू से पास होगा, है ना, जो वर्टिकल डिस्टेंस है दो ट्रे के बीच की जो गैप है उसके अंदर से वो पास होगा और जैसे ही पास होगा तो उसको ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा. डैट मीन्स द कॉन्टैक्ट सरफेस टाइम विल इंक्रीजेज एंड इट द पार्टिकल्स दैट आर present inside the gas stream will loses its velocity and get stuck to the plates के ऊपर वो सेटल हो जाएंगे and the clean air will comes out from the outlet. यहाँ से क्लीन एयर आपको मिल जाएगी. बाद में क्या होता है कि इस यहाँ पर ऐसे टाइप का अरेंजमेंट किया जाता है कि इसके ऊपर जो भी आपका डस्ट कलेक्ट हो रहा है प्लेट्स के ऊपर, ट्रे के ऊपर, वो फिर क्या होगा फाइनली यहाँ पर आके आपका डस्ट, ये जो है वो है आपका डस्ट हॉपर, तो ये डस्ट हॉपर में आके कलेक्ट हो जाएगा. ठीक है ना. तो जो अरेंजमेंट होता है, जैसे कि ये आपका मैं अगर क्रॉस सेक्शन बताऊँ ट्रे का, तो ये है ट्रे, है ना. हमको लग रहा है कि ये जो ट्रे है इस चैम्बर के अंदर 90 डिग्री पे प्रेजेंट है, लेकिन नहीं. अगर 90 डिग्री पे रहेगा तो आपकी जो गैस इनलेट होके यहाँ से पास हो रही है उसके वजह से क्या हो पाएगा कि जो डस्ट यहाँ पर कलेक्ट होंगे वो रिमूव नहीं हो पाएंगे इजीली, तो हमको फिर मैन्युअली करना पड़ेगा, है ना. सो डैट इसके लोड पे कुछ इफ़ेक्ट ना पड़े, इसकी जो डिज़ाइन होती है वो स्लाइटली थोड़ी सी टिल्ट होती है. इस केस में क्या हो रहा है कि जैसे ही डस्ट लेडन यहाँ कलेक्ट हो रहा है वो यहाँ से स्लिप होगा और नीचे जाके हॉपर में कलेक्ट हो जाएगा. ओके, सो दिस इज़ द अरेंजमेंट प्रेजेंट इन दी हॉवर्ड सेटलिंग चैम्बर्स. एंड समझ पड़ी आपको कि इस हॉवर्ड चैम्बर्स में क्या होता है, इनलेट आउटलेट चैम्बर एंड सेंटर में होते हैं बहुत सारे ट्रेस. नेक्स्ट,
The multiple tray settling chamber are also called as the Howard settling chamber, and there are several horizontal collection plates introduced to shorten the settling path of the particles. पार्टिकल्स की जो सेटलिंग पाथ है उसको शॉर्ट कर दिया जाता है एंड इट्स इम्प्रूव्स द कलेक्शन एफिशिएंसी ऑफ द स्मॉलर पार्टिकल्स ऑल्सो. जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनकी कलेक्शन एफिशिएंसी को बढ़ा देता है अगर हम मल्टीपल ट्रे प्रोवाइड करते हैं तो. ठीक है. Each shelves of the tray in the unit can collect the dust that settle out by the gravitational force. Since the vertical distance that a particle must fall to be captured is less than the distance in the standard horizontal settling unit, the overall collection efficiency of the multiple tray settling chamber gets increased compared to the horizontal flow settling chambers. Okay. बहुत सारे ट्रे प्रोवाइड करने की वजह से जो पार्टिकल्स उस ट्रे के बीच से पास होने वाली है उस ट्रे का जो सेटलिंग डिस्टेंस होगा बहुत ही कम होगा और वो तुरंत ही सेटल हो जाएगा बिकॉज ऑफ गेटिंग द मोर कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया. जितना ज़्यादा कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया मिलेगा और जितना वो स्ट्राइक करेगा सरफेस के साथ उतना क्या होगा उसकी वेलोसिटी रिड्यूस होगी और जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे या पर्टिकुलेट मैटर्स प्रेजेंट होंगे उस गैस स्ट्रीम के अंदर वो अपना वेलोसिटी लूज करके वो वहीं पर फॉल डाउन हो जाएंगे एंड दैट विल बी कलेक्टेड ऑन द ट्रेस. ओके. That means ultimately it increases the efficiency compared to the horizontal flow gravity settling chambers. Next, the gas must be uniformly distributed as it passes over each tray without the chamber. Uniform distribution is usually achieved by the use of gradual transition guide vanes. Guide vanes की मदद से जो इनलेट के से गैस आ रहा है उसको गाइड करते हैं और गाइड करके उसको ट्रे के वहाँ से पास करना है, ट्रे के थ्रू से पास करना है. इसके लिए गाइड वेन्स भी प्रोवाइड की जाती है जहाँ पर वो गाइड होती है. गाइड दैट मीन्स they are diverting the direction of the inlet gas and it is directed towards the multiple tray. Okay. After that it passes through the tray, perforated plates and distributor screens, and finally a clean air get out from the outlets. Okay. The particles settle on the individual tray which must be cleaned periodically and the vertical distance between the tray must be kept very little or less like 1 inch, say 1 inch, and making the cleaning much more difficult than with the horizontal settling chambers. देखिए यहाँ दिया हुआ है कि जो वर्टिकल डिस्टेंस प्रेजेंट है वो 1 इंच है और 1 इंच होने की वजह से क्या हो रहा है कि जो क्लीनिंग प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है ना. तो ये इसका डिसएडवांटेजेस है. एंड अदर डिसएडवांटेजेस आर लाइक द टेंडेंसी ऑफ द ट्रे टू गेट wrap during the high temperature operations. अगर जो गैस बहुत ही हाई टेम्परेचर पे पास हो रही है तो उस केस में क्या होगा कि जो आपकी प्लेट्स होगी वो व्रैप हो जाएगी और व्रैप होने की वजह से जो एफिशिएंसी देनी चाहिए वो बहुत कम मिलेगी आपको एफिशिएंसी. ओके. अदर डिसेबिलिटी इज दैट inability of the unit to handle the dust concentration exceeding approximately 2.29 grams per meter cube. For these reasons, the Howard settling chamber is rarely used for particulate emission control. Now this is the third one, that is your inertial separator. Inertial separator में जो आपका Howard था, Howard settling chambers में क्या था कि आपका यहाँ पर ट्रे प्रोवाइड किया हुआ था इस तरह के. ओके. इनर्शियल सेपरेटर के अंदर देखेंगे कि यहाँ पर आपको गाइड वेन्स प्रोवाइड की जाती है और गाइड वेन्स की मदद से जो आपका इनलेट के थ्रू गैस स्ट्रीम आ रही है उसको गाइड किया जाता है और बीच बीच में आप देख सकते हैं कि फ्रॉम टॉप एंड फ्रॉम बॉटम एक बफल वॉल्स प्रोवाइड की गई है ना. थोड़े थोड़े इंटरवल पे बफल वॉल्स प्रोवाइड की जाती है टॉप से, फिर यहाँ से बॉटम, फिर टॉप, फिर बॉटम. सो आपका एयर जो पास होगा इनलेट से आके इस तरीके से जाएगा, फिर वो ऊपर जाएगा, फिर वो नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा और फिर फाइनली बाहर जाएगा. तो इतना पाथ कवर करने में क्या हो रहा है कि उसकी जो वेलोसिटी है, इनलेट वेलोसिटी थी, वो जाके डिक्रीज हो जाती है. जब आप सिंपल ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर्स यूज़ कर रहे हैं वहाँ उसकी वेलोसिटी कम हो जा रही है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द चैम्बर साइज. अगर आप
बफल वॉल्स प्रोवाइड कर रहे हैं और उसका जो चैम्बर है उसको आप बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। इस एक्सपांशन चैम्बर की लेंथ से फॉर एग्जांपल नॉर्मल चैम्बर की जो लेंथ होती है वो एल होती है, तो इनर्शियल सेपरेटर के अंदर जो चैम्बर रहेगा, सेटलिंग चैम्बर रहेगा, उसकी लेंथ लेस देन एल होगी, सॉरी, उसकी जो लेंथ होगी वो लेस देन एल होगी। ओके, मीन्स अ वेरी कॉम्पैक्ट फॉर्म में रहेगा इनर्शियल सेपरेटर, बिकॉज द रीजन इज providing we are providing the buffle walls and it increases the efficiency of the gravity settling chambers. Okay friends, clear? अब आगे थोड़ी theory देख लेते हैं. A variation of the gravity settling chamber is a buffle wall or a buffle chamber, sometimes referred to as an inertial separator. These units have the buffles within the chamber to enhance the particle separation and the collection. This arises by changing the direction of the gas velocity and imparting a downward motion to the particles. This induced motion is superimposed on the motion due to gravity. Thus, the particle collection is accompanied by the gravity and inertial or the momentum effect. ठीक है, पता चल गया आपको क्या हो रहा है यहाँ पर? डायरेक्शन चेंज हो रहा है गैस स्ट्रीम का, दैट उसके वजह से उसकी वेलोसिटी लूज हो रही है, एंड जैसे ही वो लूज कर रहा है ग्रेविटी एक्शन तुरंत ही पिक्चर में आ जाता है और उस पार्टिकुलेट मैटर को कलेक्ट करके डस्ट हॉपर में कलेक्ट कर देता है. ओके, the particles of the size 20 to 40 mm can be collected. These units are more compact and require the less space compared to the gravity settling chambers. The pressure drops are slightly higher and it is ranging from 0.1 to 1 in H2O, that is in case with respect to water, and 0.25 to 2.5 centimeter H2O. Okay, next, इल्यूट्रिएटर, ये फोर्थ फॉर्म है. इल्यूट्रिएटर is a slight modification of the gravity settlers. The unit consists of one or more vertical tubes. अब देखिए, ये जो इल्यूट्रिएटर है इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो चैम्बर रहेगा वहाँ पर पाइप्स प्रोवाइड की जाएगी एंड दैट पाइप्स विल बी व्हाट, वर्टिकली. पाइप्स को वर्टिकली अरेंज किया जाता है ऑफ डिफरेंट डिफरेंट डायमीटर्स एज पर द रिक्वायरमेंट्स. अब आपकी जो इनलेट गैस होगी वो नीचे से पास होगी इस पाइप की मदद से या इस ट्यूब्स की मदद से, और वो ऊपर तक जाएगी और ऊपर जाते ही यहाँ से आउटलेट हो जाएगा. ओके, सॉरी, सो हियर विल बी योर इनलेट एंड हियर विल बी योर आउटलेट. तो यहाँ से आउटलेट हो जाएगा, ये इनलेट हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, दिस पोर्शन विल बी योर expansion chamber we can say, or we can say the chamber where the velocity get reduced. अब देखिए, आप किसी भी बॉल को भी अगर आप अपसाइड फेंकते हैं, है ना, ग्राउंड से स्काई की ओर अगर आप किसी बॉल को भी फेंकेंगे तो उसकी वेलोसिटी धीमे धीमे जाके वो लूज करेगा और एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहाँ से वो फिर वापस रिटर्न हो जाएगा. ओके, तो सेम फिनोमिना इस चैम्बर के अंदर यूज हो रहा है. जैसे ही पार्टिकल इनलेट होता है बॉटम से, वो ऊपर जाते जाते जैसे ही गैस स्ट्रीम अपनी वेलोसिटी को लूज करता है तो उसके अंदर जितने भी पर्टिकुलेट मैटर्स मौजूद हैं वो क्या करता है कि वो अपनी वेलोसिटी को लूज करता है और ग्रेविटी के एक्शन में आते ही वो फिर तुरंत ही नीचे गिरना शुरू कर देता है. ठीक है ना. सो दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज मेड इन इल्यूट्रिएटर्स. क्लियर? The unit consists of one or more vertical tubes or the towers through which the dust laden gas passes upward at a given velocity. The larger particles that settle at a velocity higher than that of the rising air are collected at the bottom of the tube, while the smaller particles are carried out to the top. जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर तक चले जाते हैं और जो हायर पार्टिकल्स होते हैं, जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, उनकी वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से वो क्या हो रहा है, जो आपकी राइजिंग एयर है, राइजिंग एयर के कंपैरेटिव में देखा जाए तो जो बड़े पार्टिकल्स का सेटलिंग वेलोसिटी है वो ज़्यादा है. इसके वजह से क्या करेगा, वो बॉटम में आके कलेक्ट हो जाएगा और जो छोटे पार्टिकल्स होंगे वो बाहर निकल जाएंगे ऊपर से. In order to vary the air velocity, several columns of different diameters are used in series. सीरीज में रखा जाता है. ठीक है,
and to bring about the more refined separations. नेक्स्ट इज द ग्रेविटी स्प्रे ट्रावर. आप यहाँ देख सकते हो कि ग्रेविटी स्प्रे ट्रावर है जहाँ पर हम वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्रे करेंगे और नीचे से आपके डस्ट लेटन गैस को पास किया जाएगा. जैसे ही आप स्प्रे करोगे तो वो जो ड्रॉपलेट्स होगा, वाटर का जो ड्रॉपलेट्स होगा, उस ड्रॉपलेट्स के साथ में आपका पर्टिकुलेट मैटर स्टिक करेगा. ओके, मैं आपको अरेंजमेंट बता देता हूँ. ये आपका टावर है. ओके, इस टावर के अंदर यहाँ से आपका स्प्रे किया जाएगा. गॉट इट. एंड इस पोजीशन से आपका गैस इनलेट होगा और यहाँ से वो आउट हो जाएगा. ओके, सो जैसे ही गैस इनलेट से अपवर्ड मूव करेगा, ऊपर की ओर जाने लगेगा और यहाँ से आपने वाटर को स्प्रे किया है, तो ये जो ड्रॉपलेट्स होंगे आपके, है ना, इस तरीके से जो आपका ड्रॉपलेट्स होगा, बड़ा सा ड्रॉपलेट्स होगा और यहाँ से जो डस्ट लेटन गैस वाले जो पार्टिकल्स आ रहे हैं वो क्या करेगा, इस ड्रॉपलेट्स के साथ स्टिक कर जाएगा. ओके, इस ड्रॉपलेट्स के सरफेस पे स्टिक कर जाएगा और फिर क्या करेगा, वो एक बड़ा पार्टिकल फॉर्म कर जाएगा. ये सभी को स्टिक करके एक बड़ा सा पार्टिकल बनाएगा और वो ग्रेविटी के अंडर आते ही नीचे जाके सेटल कर देगा. तो यहाँ जाके वो सभी कलेक्ट हो जाएंगे बॉटम में. ओके, ये जनरल फिनोमिना है ग्रेविटी स्प्रे टावर का. अब थोड़ा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं. When a moving dust laden gas stream approaches a body such as the spherical droplet of water, the gas will deflect it around the droplets. गैस होगा वो ड्रॉपलेट्स के आजू बाजू से निकल जाएगा और जो भी पार्टिकुलेट मैटर्स होंगे गैस स्ट्रीम के अंदर वो डायरेक्ट एम्बेड होके ड्रॉपलेट्स के अंदर चला जाएगा. ठीक है. The dust particle by the virtue of their greater inertia may impact and be collected on the surface of the droplet that is falling under the influence of the gravity. The design and the operation of the gravity spray tower utilizes this collection phenomena. ठीक है. This unit consists of a vertical tower or the column. The particulate laden gas is fed to the bottom of the column. मैंने जैसे कि आपको बताया कि कॉलम के बॉटम से उसको इंड्यूस किया जाता है और वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है. स्प्रे करने की वजह से जो आपका डस्ट लेडन गैस है वो गैसेस वाटर ड्रॉपलेट्स के आजू बाजू से पास हो जाता है और जो आपका पर्टिकुलेट मैटर्स होता है वो ड्रॉपलेट्स के सरफेस पे स्टिक कर जाता है. स्टिक करने की वजह से वो सभी पर्टिकुलेट मैटर्स कोलाइड हो जाते हैं. कोलाइड होने के बाद क्या हो रहा है, एक बड़ा पर्टिकुलेट मैटर फॉर्म करता है और वो ग्रेविटी के एक्शन में आते ही तुरंत ही बॉटम में सेटल कर देता है. ठीक है. तो जैसा मैंने बताया वही चीज़ फिनोमिना आपको यहाँ पर मेंशन की गई है. ओके, द लिक्विड स्ट्रीम यूजुअली वाटर इज इंट्रोड्यूस at the top of the column after passing through the spray nozzle. Next, the water droplets fall vertically downwards through the column under the influence of gravity. During their fall, the droplets contact and capture the particles in the gas streams. Okay, the system is capable of treating the larger volumetric gas flow rates. अगर आपका गैस फ्लो रेट का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो आप ये मेथड को इजीली इस्तेमाल कर सकते हो. लेकिन इसके कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ मैकेनिकल प्रॉब्लम्स होते हैं लाइक कोरोशंस एंड ऑल दैट थिंग्स. तो ये सब प्रॉब्लम्स भी आती है. नेक्स्ट, इट ऑपरेट्स एट अ लो प्रेशर ड्रॉप लाइक 1 inch of H2O with air velocity in the neighborhoods of 2 to 5 feet per seconds and the residence time of approximately 15 to 30 seconds. अब ये रेसिडेंस टाइम क्या होता है? रेसिडेंस टाइम मीन्स द टाइम ड्यूरिंग विच और द टाइम विच द पार्टिकल्स टेक टू इनलेट टू आउटलेट. रेसिडेंस टाइम के अंदर क्या हो रहा है, जो पार्टिकल्स इन हो रहा है चैम्बर के अंदर या तो कॉलम के अंदर, जैसे ही वो इन होता है रेसिडेंस टाइम स्टार्ट होता है और वो जितने टाइम उस कॉलम के अंदर स्पेंड करता है जब तक वो आउटलेट से बाहर ना निकल जाए तब तक के टाइम को हम रेसिडेंस टाइम कहते हैं. इट इज़ कैपेबल ऑफ हैंडलिंग द रिलेटिवली हाई लोड डस्टिंग like 5 grams per feet cube, and in addition to the collection of the particles, the gravity spray towers can also be utilized to absorb the noxious pollutant gases depending on the liquid reagent used. ठीक है.
वेट स्क्रबर्स हैं। अगर हम स्क्रबर्स की बात करें तो स्क्रबर्स में यही होता है कि डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट गैसेस हम उसके अंदर का जो जैसे कि हमने ग्रेविटी स्प्रे टावर में वाटर यूज़ किया है, तो हम स्क्रबर्स के अंदर फिर क्या करते हैं, रिएजेंट्स या लिक्विड दूसरे रखते हैं that can easily what can we say, collide, or you can dilute the particulate matter or the different toxic gases into that reagents. तो reagents को ऐसा यूज़ करना है जो उस pollutants को easily absorb कर पाए या तो फिर adsorb करके उसको सेपरेट कर दे गैस स्ट्रीम के अंदर से, ठीक है ना। तो सिमिलर फिनोमिना होता है स्क्रबर्स एंड ग्रेविटी स्प्रे टावर्स का। नेक्स्ट, द मेन डिसएडवांटेजेस इज द लिक्विड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट। अब देखिए स्प्रे टावर में अगर हम पानी यूज़ कर रहे हैं तो उसका एक एफ्लुएंट जनरेट होगा, है ना। हो सकता है कि हम एक एडवांस ट्रीटमेंट की मदद से ये जो वेस्ट वाटर जनरेट होगा ग्रेविटी स्प्रे टावर से, जो भी एफ्लुएंट जनरेट होगा उसको हम ट्रीट करके फर्दर इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, बट अगर हम इन जनरल टर्म्स में बात की जाए तो हम एयर पोल्यूशन का जो प्रॉब्लम है उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं वाटर पोल्यूशन के साथ में। ओके, नेक्स्ट, the water usage typically ranges between the 5 to 20 gallon per 1000 feet cube gas treated with a typical value around, अगर हम देखें तो 1000 फीट क्यूब गैस को ट्रीट करने के लिए 5 से 20 गैलन ऑफ वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। अनदर डिसएडवांटेज इज द पॉसिबिलिटी ऑफ लिक्विड एंट्रेंड इन द गैस स्ट्रीम लिविंग द टावर। हो सकता है कि अगर आपका गैस स्ट्रीम की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है और आपका जो स्प्रे रेट है बहुत ही कम है, तो उस केस में क्या होगा कि जैसे ही आपने स्प्रे किया हाई वेलोसिटी से जो गैस आया वो आपके स्प्रे वाटर या वाटर ड्रॉपलेट्स को वो आउटलेट तक लेके चले जाए, तो वो एक इसका डिसएडवांटेज है। अ डीमिस्टर मिस्ट एलिमिनेटर और द entrainment separator installed above the spray nozzle especially when the gas velocities are greater than this, है ना। अगर आपका गैस वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है तो उस केस में हम डीमिस्टर, मिस्ट और एलिमिनेटर, एंट्रेनमेंट सेपरेटर ये सभी चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है जो एग्जैक्टली स्प्रे नोजल के ऊपर इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। Similar to the gravity settlers, gravity spray towers have rather large space requirements. ओके, बट वर्टिकली इस केस में क्या होता है, हम वर्टिकली इस्तेमाल करते हैं और ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर्स में हम हॉरिजॉन्टली स्पेस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर्स का डिज़ाइन करेंगे तो डिज़ाइन करने के टाइम पे आपको ये एज्यूम करना होगा कि आपका जो ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर है, जो चैम्बर है एक्सपांशन, उसके अंदर कोई भी ट्रे मौजूद नहीं है। assumption is what? It contains no tray. Next assumption, हम ये एज्यूम करते हैं जो हमारा गैस फ्लो हो रहा है चैम्बर के अंदर से वो यूनिफॉर्म है, उसकी वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है, हम ये एज्यूम करते हैं। नेक्स्ट, द पर्टिकुलेट मैटर्स डेट आर प्रेजेंट, हम उसको ये मानते हैं कि वो एक स्फेरिकल पार्टिकल प्रेजेंट है गैस स्ट्रीम के अंदर। ओके, particle is assumed to be located at the top of the unit, the most difficult inlet position for the particulate capture. particulate को हम ये एज्यूम करते हैं कि वो जैसे ही अंदर घुसता है तो वो टॉप में होता है चैम्बर के अंदर, है ना, ये चैम्बर के टॉप में होता है, लेकिन जैसे उसकी वेलोसिटी कम होने लगती है तो वो बॉटम में आना शुरू कर देता है। द वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ द पार्टिकल इज इट्स टर्मिनल वेलोसिटी। एग्जैक्टली हमको पता है कि जो भी पार्टिकल टॉप से बॉटम में आने लगता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है ना। द वेलोसिटी विच टर्मिनेट्स द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को टर्मिनेट करके एक दूसरी वेलोसिटी जनरेट होती है अनसेटलिंग वेलोसिटी, उसको हम टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी बोलते हैं। That is, the particle requires a negligible period of time to achieve a value approaching this constant terminal velocity. तो ये था आपका ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर्स।
आगे हम बैग फिल्टर्स, ESP डेट इज़ या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स एंड साइक्लोन्स के बारे में स्टडी करेंगे. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द एकदंत एनवायरमेंट एजुकेशन फ्रेंड्स. एंड इफ़ you really like the videos, please subscribe and motivate me for making more such videos for you. And thanks for watching the Ignorant Environment Education, friend.